पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशों ने मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। आज हम देखेंगे कि पंजाब साम्राज्य जिसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की, उसको कैसे अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले आए अंग्रेज। तो इस बात पर चर्चा करने से पहले हम एक बदलाव देखते हैं जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति थी वेलेजली के पहले और वेलेजली के आने के बाद, उसमें क्या बदलाव दिखाई देते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। तो पहले की जो नीति थी वो नॉन इंटरवेंशन की नीति थी, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः एक व्यापारिक कंपनी थी और जो उसके स्टेक होल्डर्स होते थे वो बेकार के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उससे उनके संसाधनों की और संपत्ति की हानि होती थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे या कोई भी इस तरीके की गतिविधियां। हालांकि वो लड़ाइयों में लगे रहे और साम्राज्य बहुत बड़े, मतलब आप समझिए कि बहुत सारे क्षेत्रों पर भारत के उन्होंने कब्जा भी किया, लेकिन प्रयास ये करते थे कि वो कम हस्तक्षेप करें। लेकिन जब वेलेजली आया 1798 में, तो वेलेजली के आने के बाद एक चेंज दिखाई देता है। इस नॉन इंटरवेंशन मतलब होता है अहस्तक्षेप की जो नीति थी, उसमें एक चेंज दिखाई देता है और वो बहुत अधिक बहुत ज्यादा हस्तक्षेपकारी हो जाती है और आक्रामक नीति हो जाती है। वो प्रबल तरीके से विभिन्न राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और उसके पीछे उनकी मंशा ये रहती है कि कैसे भी करके उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाएं। तो ये नीति दिखाई देती वेलेजली के समय और 1805 तक जब तक वेलेजली रहता है। हालांकि कंपनी के अधिकारी वेलेजली को वापस बुला लेते हैं और उस पर प्रतिबंध भी लगाते हैं कि आप संसाधन हमारे बर्बाद कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, जो आक्रामक नीति आप अपना रहे हैं इस पर रोक वगैरह लगाते हैं। और ये कुछ दिनों तक चलता है और जब हेस्टिंग्स आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आता है मोयरा का, ये 1813 के आसपास 1813 में आता है। तो उसके आने के बाद ये जो आक्रामक नीति है, जिसको मैंने कहा कि मोर इंटरवेंशन की जो नीति है, वो फिर से दिखाई देती है और ये अपने चरम पर तब पहुंचती है जब लॉर्ड डलहौजी आता है और वो विलय नीति प्रस्तावित करता है 1848 में आकर के। तो इस जो नई औपनिवेशिक नीति है उसका चरम दिखाई देता है। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी नीति की पृष्ठभूमि में हम पंजाब के अधिग्रहण पर चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब का राज्य जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए बन जाता है क्योंकि ब्रिटिशों का साम्राज्य इस क्षेत्र में था। और आपने देखा है कि उत्तर पश्चिम से, चाहे अफगान हो चाहे दूसरे जो आप कह लीजिए आक्रमणकारी हो, वो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से ये बहुत आप कह लीजिए कि एक आसान रास्ता पड़ता था मध्य एशिया के और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए भारत में आने का। तो ये इधर से आक्रमणकारी आते थे और दिल्ली तक और बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण करके भारत को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। तो चिंता ब्रिटिशों की ये भी थी कि हम उत्तर पश्चिम का जो हमारा क्षेत्र है उसको कैसे भी करके सुरक्षित करें ताकि कोई आक्रमणकारी ना आ पाए। और मुख्य इनको जो डर था वो रूस आक्रमण से था। इसको रूसोफोबिया कहते हैं। उनके दिमाग में एक फोबिया था कि रूस आक्रमण हो सकता है, इसलिए वो इसको जो है मजबूत करना चाहते थे। हालांकि जब तक महाराजा रणजीत सिंह सत्ता में थे, जब तक उन्होंने साम्राज्य को एकजुट रखा, तब तक तो कोई चिंता नहीं थी ब्रिटिशों की। और ब्रिटिशों ने 1803 के आसपास 1803 या 1805 के आसपास उन्होंने रणजीत सिंह से अमृतसर में संधि की, अमृतसर की संधि, और उसमें उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य को मान्यता दी, उनको शासक के रूप में 1809 में शायद की, तो उनको शासक के रूप में मान्यता प्रदान की। तो और जब तक रणजीत सिंह बने रहे तब तक बहुत कम हस्तक्षेप किया ब्रिटिशों ने उनके साम्राज्य में। लेकिन रणजीत सिंह के मरने के बाद कई तरीके की समस्याएं पनपती हैं और अंततः साम्राज्य बिखर जाता है और अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो ये नीति हम देखते हैं। तो दो बातें यहां पर हम और देखेंगे। पहली बात ये कि ब्रिटिशों को क्या लाभ था, पंजाब का अधिग्रहण करने में ब्रिटिशों को क्या लाभ था,
और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि पंजाब की वो स्थितियां कौन सी पनपी, वो स्थितियां कौन सी बनी जिन्होंने ब्रिटिशों को हस्तक्षेप करने और अंततः कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको एक तरीके से आमंत्रित किया। तो अगर इन दो बातों को हम देखें तो हमको पंजाब साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे साम्राज्य का, पंजाब साम्राज्य का, सिख साम्राज्य का निर्माण किया। तो पंजाब कई तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लाभकर था। पहली चीज तो ब्रिटिश सेना की जो सैनिक थे उनमें उसकी सबसे ज्यादा सप्लाई पंजाब करता था। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर स्टेट है, कृषि के लिए बहुत उन्नत स्टेट है, और व्यापार, यहाँ का जो कारीगर उद्योग था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा, उसकी भी मांग थी उन उत्पादों की। लाहौर मुख्य केंद्र था कारीगर उत्पादों के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब में भी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। और इस अस्थिरता के माहौल में आप देखें कि उसी दौरान कई आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम से आते हैं। आप देखिए तो नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। नादिर शाह लड़ाई होती है, करनाल की लड़ाई मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, और मोहम्मद शाह हार जाते हैं मुगल शासक। नादिर शाह पूरे दिल्ली को लूटता है। कुछ जो दिल्ली के नागरिक थे उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो उसके चक्कर में नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया था। लगभग, आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन लगभग 30,000 के करीब लोगों को उसने, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को मार दिया और बहुत संपत्ति लूटी। जो वहाँ के धनी सेठ थे, व्यापारी वगैरह थे, सबसे साम्राज्य का खजाना वगैरह लूट करके ले गए। साथ में अपने उसने जो मयूर सिंहासन था, तख्त था, उसको और कोहिनूर हीरा भी वो ले गया अपने साथ। तो नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आपने देखा। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली वो आता है, और आप समझिए कि पूरी स्थिति भारत की अस्थिरता, राजनीति जो थी, आप अस्थिर राजनीति देखते हैं। कोई मजबूत साम्राज्य नहीं था जो उत्तर पश्चिम से आने वाली इन चुनौतियों को रोक सके। तो यहाँ पंजाब में जो सिख सरदार थे, सिख सरदार को आप ये समझ सकते हैं कि वो मुगलों के विरोधी थे और वो मुगलों से अक्सर लड़ते रहते थे ताकि उनके साम्राज्य को चुनौती देने के लिए ये सिख सरदार जाने जाते थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह और उनके बाद बंदा बहादुर, जिन्होंने नेतृत्व संभाला सिख सरदारों का। और इसके साथ साथ वो अफगानों से भी, और जो उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारी होते थे उनसे भी लड़ते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब में उन्होंने छोटे छोटे साम्राज्यों का निर्माण किया, लगभग 10-12 साम्राज्य। इसी पंजाब में 10-12 साम्राज्य, जिसको आगे चल करके मिसल कहा गया, और ये रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने, अभी हम बात करेंगे। तो इस तरीके के लगभग 12 मिसल थे, और उन लोगों ने आपस में एक गठबंधन तैयार किया कि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, और एक संस्था का निर्माण किया जिसको राखी संस्था कहते हैं। राखी संस्था का निर्माण किया, और वो संस्था क्या करती थी कि अगर उस पर जो राखी टैक्स देता था, राखी कर जिसको एक प्रकार का कर होता था, जो लोग उसको देते थे उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी, आक्रमणकारियों से या किसी प्रकार की समस्या से उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। तो बाद में ये जो सरदार थे, मैंने बताया ना कि इन्होंने जो मिसल का ग्रुप था उसको बनाया, और उसमें दो चीजें, एक खालसा पंथ होता था जो सेना पर नियंत्रण रखता था और उससे संबंधित चीजों का, और दूसरा गुरुमत होता था। गुरुमत का मतलब, गुरुमत का काम होता था कि वो इनको बताए कि आपको क्या करना है। इन मिसल के जो सरदार हैं उनको ये बताए कि आपको करना क्या है। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरा व्यवस्था तैयार करके रखी थी, और उसी में आगे चल करके जो सुखचकिया मिसल है उसके प्रमुख बनते हैं रणजीत सिंह। और उस समय जो भारत पर संकट आने वाला था वो था नासिर जंग का, जमान खान। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसी क्षेत्र से जमान खान
की निगाहें पंजाब पर थी और वो आक्रमण करना चाहता था। तो इसी बीच रणजीत सिंह उभर करके आते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं जितने मिसल होते हैं उनके सैन्य गठबंधन का, और ये कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं और ये साम्राज्य का विस्तार करते हैं इधर कांगड़ा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। बाद में ये पहले ही अमृतसर को भी अपने क्षेत्र में मिलाते हैं, और ये अफगानों से भी लड़ाई होती है इनकी। अफगानों के अंतर्गत जो पेशावर और मुल्तान वाला इलाका है, मुल्तान, इसको भी अपने कब्जे में लेते हैं और साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो और ये अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाते हैं वो लाहौर बनाते हैं। तो इन्होंने एक बहुत मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया। तो इनका साम्राज्य केवल एक सैनिक साम्राज्य ना होकर के कई रूपों में भी दिखाई देता है। जैसे आप देखिए कि ये आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत था, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ का बेस बहुत मजबूत था, बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन होता था और इसके लिए उन्होंने बाकायदा सिंचाई की भी व्यवस्था करके रखी थी। दूसरा, व्यापार से जो आमदनी होती थी, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि कारीगर जो उत्पाद होते थे उसके लिए लाहौर बहुत प्रसिद्ध था, तो उनकी भी कारीगर उत्पादों की भी जो मांग थी बाजार में, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा आय आती थी। और इन आय से और जो सैनिक रूप से मजबूती आप देखते हैं, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो सेना है उसका पश्चिमीकरण किया। जो जिस तरीके से पश्चिमी सेनाएं ट्रेंड होती थी उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित किया। तोपखाने, घुड़सवार, कैवलरी वगैरह है ना, पूरी की पूरी इनकी सेना बहुत आधुनिक तरीके से थी। तो बहुत मजबूत साम्राज्य था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई लगभग 1839 में इनकी मृत्यु के बाद आप देखते हैं कि साम्राज्य जो है पतन की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वही जो अन्य क्षेत्रों में आप देखते हैं गुटबाजी, साम्राज्य का शासन किसके हाथ में जाएगा, इसके लिए दरबार में गुटबाजी होने लगती है, साजिशें लाहौर में चलने लगती हैं। कोई कहता है इनको बनाया जाए, कोई उनको कहा जाता है। हालांकि इनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह, इनके लड़के खड़क सिंह शासक बनते हैं, लेकिन खड़क सिंह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मरने के बाद एक लड़का है निहाल सिंह खड़क सिंह के बाद शासक बनते हैं, लेकिन निहाल सिंह का भी वही हाल होता है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। खड़क सिंह के आप समझिए कि जो फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार से लौट रहे होते हैं तो दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब एक के बाद एक जल्दी शासकों की मृत्यु भी कहीं ना कहीं कारण बनती है। दूसरी बात, इनके बाद शेर सिंह, जो कि रणजीत सिंह के बड़े बेटे रहते हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि ये बहुत दिनों तक शासन करते हैं, लेकिन शेर सिंह के प्रतिद्वंदी के रूप में निहाल सिंह की शायद माता रहती हैं, चंदा कौर। निहाल सिंह की माता ही रहती हैं, चंदा कौर। वो एक शत्रु के रूप में आती हैं शेर सिंह के, और कुछ दिनों तक वो प्रतिरोध करती हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो निहाल सिंह की पत्नी रहती है, वो एक निहाल सिंह की मृत्यु के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, शायद उसका कुछ समस्या उसमें देखने को मिलती हैं। तो वो दूसरे तरीके से प्रतिरोध करती हैं शासक बनने के लिए, लेकिन उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। और बाद में शेर सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। शेर सिंह की हत्या एक संधनवालिया ग्रुप था, संधनवालिया समूह के सदस्य, जिनकी जागीर ये शेर सिंह पहले से ही ले लेते हैं। ब्रिटिशों के कुछ बातें रहती हैं उसमें। तो आप देखिए कि लगातार शासकों का ज्यादा समय तक शासक नहीं रहे, तो स्थिरता कोई दे नहीं पाता है साम्राज्य को। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि गुटबाजी चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, इनको बैठाया जाए, उनको बैठाया जाए। कुछ दरबार के लोग और सरदार अलग लोग व्यक्ति को चाहते हैं कि ये बने, और कुछ अलग व्यक्ति को चाहते हैं। इसी में आप आगे देखेंगे कि इनके मरने के बाद, शेर सिंह के मरने के बाद, रणजीत सिंह का 5 वर्ष का लड़का दिलीप सिंह को बनाया जाता है। 5 वर्ष के रहते हैं। तो उनकी जो माता रहती हैं, उनका नाम रहता है रानी जिंदन तो रानी जिंदन कह लीजिए या जिंदा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके संरक्षण में राजा दिलीप सिंह शासक बनते हैं, और उनको भी समस्या रहती है, क्योंकि मैंने बताया ही कि गुटबाजी होती रहती है। तो बहुत सारे जो सरदार रहते हैं वो उनके खिलाफ रहते हैं। तो ये संरक्षण में चली जाती हैं अंग्रेजों से कहती हैं आप हमारे बेटे की रक्षा करिए। और जो विरोधी रहते हैं उनसे, विरोधियों से अंग्रेजों का युद्ध होता है, वो हार जाते हैं। उसके बाद में इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। और बाद में फिर दिलीप सिंह और जो रानी जिंदन है उनको भी
अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ती है, उसमें इनको पेंशन दे दी जाती है और दिलीप सिंह को और उनकी माता को लंदन भेज दिया जाता है और इस तरीके से पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो इस तरीके से पंजाब को वो अपने क्षेत्र में लाते हैं। तो आपने देखा कि जो सबसे बड़ी इनका कंसर्न था, जो अंग्रेजों का जिस कारण ये पंजाब को अपने क्षेत्र में लाना चाहते थे, वो था कि ये उत्तर पश्चिम सीमा को एक तरीके से सिक्योर करना चाहते थे कि आक्रमणकारी ना आने पाए और हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहे। ये मुख्य कारण आपको दिखाई देता है। इसके अलावा व्यापार और जो राजस्व का मामला है, वो सारी चीजें तो ये मुख्य बात है। ठीक है, ये पंजाब का अधिग्रहण समाप्त होता है। धन्यवाद।